अध्याय 5। मनसाराम के जाने से घर सूना हो गया। दोनों छोटे लड़के उसी स्कूल में पढ़ते थे। निर्मला रोज उनसे मनसाराम का हाल पूछती। आशा थी कि छुट्टी के दिन वह आएगा, लेकिन जब छुट्टी के दिन गुजर गए और वह न आया तो निर्मला की तबीयत घबराने लगी। उसने उसके लिए मूंग के लड्डू बना रखे थे। सोमवार को प्रातः भूंगी को लड्डू देकर मदरसे भेजा। 9 बजे भूंगी लौट आई। मनसाराम ने लड्डू ज्यों के त्यों लौटा दिए थे। निर्मला ने पूछा, पहले से कुछ हरे हुए हैं? भूंगी, हरे भरे तो नहीं हुए और सूख गए हैं। निर्मला, क्या जी, अच्छा नहीं है? भूंगी, ये तो मैंने नहीं पूछा भौजी, झूठ क्यों बोलूं? हाँ, वहाँ का कहार मेरा देवर लगता है। वो कहता था कि तुम्हारे बाबूजी की खुराक कुछ नहीं है, 2 फुल्कियाँ खाकर उठ जाते हैं, फिर दिन भर कुछ नहीं खाते, हर दम पढ़ते रहते हैं। निर्मला, तूने पूछा नहीं लड्डू क्यों लौटाए देते हो? भूंगी, बहू जी झूठ क्यों बोलूं, ये पूछने की तो मुझे सुधी न रही। हाँ, ये कहते थे कि अब तू यहाँ कभी ना आना, न मेरे लिए कोई चीज़ लाना, और अपनी बहूजी से कह देना कि मेरे पास कोई चिट्ठी पत्री ना भेजें, लड़कों से भी मेरे पास कोई संदेशा ना भेजें, और एक ऐसी बात कही कि मेरे मुंह से निकल नहीं सकती। फिर रोने लगी। निर्मला, कौन बात थी, कह तो? भूंगी, क्या कहूँ, कहते थे मेरे जीने को धिक्कार है, यही कहकर रोने लगे। निर्मला के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। ऐसा मालूम हुआ मानो कलेजा बैठा जाता है। उसका रोम रोम आर्तनाद करने लगा। वह वहां बैठी न रह सकी, जाकर बिस्तर पर मुंह ढांप कर लेटी रही और फूट फूट कर रोने लगी। वह भी जान गए। उसके अंतःकरण में बार बार यही आवाज गूंजने लगी, वह भी जान गए। भगवान, अब क्या होगा? जिस संदेह की आग में वह भस्म हो रही थी, अब शतगुण वेग से धधकने लगी। उसे अपनी कोई चिंता न थी। जीवन में अब सुख की क्या आशा थी? जिसकी उसे लालसा होती, उसने अपने मन को इस विचार से समझाया था कि ये मेरे पूर्व कर्मों का प्रायश्चित है। कौन प्राणी ऐसा निर्लज्ज होगा जो इस दशा में बहुत दिन जी सके? कर्तव्य की वेदी पर उसने अपना जीवन और उसकी सारी कामनाएं होम कर दी थी। हृदय रोता रहता था, पर मुख पर हंसी का रंग भरना पड़ता था। जिसका मुंह देखने को जी न चाहता था, उसके सामने हंस हंस कर बातें करनी पड़ती थी। जिस देह का स्पर्श उसे सर्प के शीतल स्पर्श के समान लगता था, उससे आलिंगित होकर उसे जितनी घृणा, जितनी मर्म वेदना होती थी, उसे कौन जान सकता है। उस समय उसकी यही इच्छा थी कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, लेकिन सारी विडंबना अब तक अपने ही तक थी। अपनी चिंता उसने छोड़ दी थी, लेकिन वह समस्या अब अत्यंत भयंकर हो गई थी। वह अपनी आंखों से मनसाराम की आत्मपीड़ा नहीं देख सकती थी। मनसाराम जैसे मनस्वी साहसी युवक पर इस आक्षेप का जो असर पड़ सकता था, उसकी कल्पना ही से उसके प्राण कांप उठते थे। अब चाहे उस पर कितने ही संदेह क्यों ना हो, चाहे उसे आत्महत्या ही क्यों न करनी पड़े, पर वह चुप नहीं बैठ सकती। मनसाराम की रक्षा करने के लिए वह विकल हो गई। उसने संकोच और लज्जा की चादर उतार फेंक देने का निश्चय कर लिया। वकील साहब भोजन करके कचहरी जाने के पहले एक बार उससे अवश्य मिल लिया करते थे। उनके आने का समय हो गया था, आ ही रहे होंगे, ये सोचकर निर्मला द्वार पर खड़ी हो गई और उनका इंतजार करने लगी। लेकिन ये क्या? वह तो बाहर चले जा रहे हैं। गाड़ी जुत कर आ गई। यह हुक्म वह यहीं से दिया करते थे, तो क्या आज वह न आएंगे, बाहर ही बाहर चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। उसने भूंगी से कहा, जाकर बाबूजी को बुला ला, कहना एक जरूरी काम है, सुन लीजिए। मुंशी जी जाने को तैयार ही थे। ये संदेशा पाकर अंदर आए, पर कमरे में न आकर दूर से ही पूछा, क्या बात है भाई? जल्दी कह दो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अभी थोड़ी देर हुई, हेडमास्टर साहब का एक पत्र आया है कि मनसाराम को ज्वर आ गया है। बेहतर हो कि आप घर ही पर उसका इलाज करें, इसलिए उधर ही से होता हुआ कचहरी जाऊंगा। तुम्हें कोई खास बात तो नहीं कहनी है? निर्मला पर मानो वज्र गिर पड़ा। आंसुओं के आवेग और कंठस्वर में घोर संग्राम होने लगा। दोनों पहले निकलने पर तुले हुए थे। 2 में से कोई एक कदम भी पीछे हटना नहीं चाहता था। कंठस्वर की दुर्बलता और आंसुओं की सबलता देखकर यह निश्चय करना कठिन नहीं था कि एक क्षण यही संग्राम होता रहा तो मैदान किसके हाथ रहेगा। आखिर दोनों साथ साथ निकले, लेकिन बाहर आते ही बलवान ने निर्बल को दबा दिया। केवल इतना मुंह से निकला,
कोई खास बात नहीं थी, आप तो उधर जा ही रहे हैं। मुंशी जी, मैंने लड़कों से पूछा था तो वे कहते थे कल बैठे पढ़ रहे थे, आज न जाने क्या हो गया। निर्मला ने आवेश से कांपते हुए कहा, ये सब आप कर रहे हैं। मुंशी जी ने त्योरियां बदल कर कहा, मैं कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? निर्मला अपने दिल से पूछिए। मुंशी जी, मैंने तो यही सोचा था कि यहाँ उसका पढ़ने में जी नहीं लगता, वहाँ और लड़कों के साथ ख्वामखा पड़ेगा ही, ये तो बुरी बात न थी, और मैंने क्या किया? निर्मला, खूब सोचिए, इसलिए आपने उन्हें वहाँ भेजा था, आपके मन में और कोई बात न थी? मुंशी जी जरा हिचकिचाए और अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करके बोले, और क्या बात हो सकती थी, भला तुम ही सोचो। निर्मला, खैर यही सही, अब आप कृपा करके उन्हें आज ही लेते आइएगा, वहाँ रहने से उनकी बीमारी बढ़ जाने का भय है। यहाँ दीदी जी जितनी तीमारदारी कर सकती हैं, दूसरा नहीं कर सकता। एक क्षण के बाद उसने सिर नीचा करके कहा, मेरे कारण न लाना चाहते हो तो मुझे घर भेज दीजिए, मैं वहाँ आराम से रहूंगी। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब न दिया, बाहर चले गए और एक क्षण में गाड़ी स्कूल की ओर चली। मना, तेरी गति कितनी विचित्र है, कितनी रहस्य से भरी हुई, कितनी दुर्भाग्य, तू कितनी जल्द रंग बदलता है। इस कला में तू निपुण है, आतिशबाजी की चरखी को भी रंग बदलते कुछ देरी लगती है, पर तुझे रंग बदलने में उसका लाक्षांश समय भी नहीं लगता। जहां अभी वात्सल्य था, वहां फिर संदेह ने आसन जमा लिया। वह सोचते थे कहीं उसने बहाना तो नहीं किया है।